डिफरेंस का फिफ्थ पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स स्थायित्व। मैनेजमेंट इज स्टेबल एंड लीडरशिप इज डायनामिक। मैनेजमेंट की जो फंक्शंस या प्रोसेस होती है वो स्टेबल होती है, वह अपना कार्य पूर्ण तरीके से करती है, और लीडरशिप का कार्य गतिशील तरीके से चालू रहता है या वह क्रियाशील रहता है। तो इस तरह से लीडरशिप जो होती है वो काफी इफेक्टिव तरीके से की जानी चाहिए, जिससे कि जो उनके सबॉर्डिनेट्स है वे भी उससे प्रेरित होकर के और उनके तरीके से ही कार्य करने के लिए वे भी उत्सुक रहें और निरंतर वे कार्य करते रहें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। नेतृत्व जो करते हैं उसकी किस तरह कितनी प्रणालियां हैं या किस स्वरूप में नेतृत्व किया जाना चाहिए, नेतृत्व की शैलियों को हम यहाँ पर देखेंगे। Leadership style refers to the way a superior leader takes out work from his subordinates or the way in which he guides or directs them. For success of any organization, the leadership styles play an important role. The styles are categorized in three different parts as follows: autocratic or autocratician leadership. सेकेंड है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। थर्ड है फ्री रैन और लेजिज फेयर लीडरशिप। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। अब इन्हीं को हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट आएगा ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटिव और डायरेक्टिव लीडरशिप, जिसका हिंदी में अर्थ होगा कि जो तानाशाह तरीके से हम लीडरशिप करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं होता, तो इसे हिंदी में कहेंगे निरंकुश या तानाशाही नेतृत्व की शैली या इसकी एक स्वरूप या प्रकार। तो ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटिव और डायरेक्टिव लीडरशिप में अंडर दिस स्टाइल द लीडर centralized authority and decision making authority in himself and exercise completed control over his subordinates. He structures the complete work situation for his subordinates, and the subordinates in turn do whatever they are told, nothing less or nothing more. The leader enjoys full authority and assumes complete responsibility. He is power loving and in never divide of its. Subordinates are not aware of the organization's goal. Here the leadership is negative because the followers are uniformed, insecure and afraid of the leadership authority. He holds over the head of subordinates by the threat of penalties and punishment. नेतृत्व की जो यह शैली है, इसमें जो नेता होते हैं वे सारे अधिकार अपने पास रखते हैं, केंद्रीय अधिकार अपने पास रखते हैं, सभी कंट्रोल करने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार, बिना किसी परिवर्तन या तर्क के जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको उनका पालन करना रहता है। जितने भी सब उनके अंडर में वर्क करने वाले हैं उनको सुझाव देने का अधिकार भी नहीं होता। किसी को कुछ भी अपने परामर्श देना या अपनी बात को कहना यह भी अलाउ नहीं होता है। जो नेता की स्थिति होती है वो तानाशाह होती है, कर्मचारी उनसे डरे हुए रहते हैं और इसे तानाशाही शैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। सिर्फ लीडर ने जो उन्हें आदेश दिया है वही उन्हें कार्य पूर्ण करना है। तो ऐसे वातावरण में जो सबऑर्डिनेट्स है वे अपने फ्री होकर के वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह जो मेथड या यह जो प्रणाली होती है ये बहुत कम उपक्रमों में लागू की जाती है। तो एडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिकल लीडरशिप। द मेन एडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिकल techniques are as follows. There are many subordinates who like to work under strict discipline and centralized authority. They get satisfaction from this style. It provides strong motivation to the leader. Quick decision making is assured because it is a one-man show. Most of the decisions are taken by a single person. Less competent sub-managers can be employed as they are
to carry out the orders of their boss. They are not involved in decision making. इस तरह से जो इसके लाभ हैं, एडवांटेजेस में, जो संगठन में बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कि केंद्रीय अधिकार और कठोर अनुशासन के अंतर्गत कार्य करना पसंद करते हैं, तो वे लोग इनके द्वारा नेतृत्व की प्रणाली को अपनाते हैं और उनके अधीनस्थ या उनके अंडर में रहकर कार्य करते हैं। जो मैनेजर्स इस लीडरशिप का करते हैं यूज, वे इसके द्वारा अभिप्रेरित और संतुष्ट भी रहते हैं। ये जो मेथड होती है या जो यह शैली होगी वर्क करने की, उसके अंतर्गत निर्णय जो होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, वो शीघ्रता से लिए जाते हैं, क्योंकि निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो सिर्फ एक नेता के पास ही केंद्रित होता है। तो वह अपने हिसाब से जो भी निर्णय लेता है उससे सबको उसका पालन करना होता है। और जहां पर कर्मचारी कम सक्षम होते हैं वहां के लिए यह नेतृत्व की शैली अधिक उपयुक्त मानी जाती है। यह स्टाइल के द्वारा यदि नेतृत्व किया जाता है तो सभी चुपचाप रह करके और उनके कार्यों को या उनके आदेशों को मानते रहते हैं, क्योंकि कर्मचारियों को नियोजन और निर्णय, प्लानिंग और डिसीजन ये प्रोसेस में अधिक भाग नहीं लेना पड़ता या वे उसका पार्ट नहीं बनते हैं। तो ऐसे इसलिए कई जो बिजनेसमैन हैं वे इसे उपयोगी भी मानते हैं। Disadvantages of autocratic leadership. The autocratic leadership suffers from the following drawbacks. People dislike it, especially when it is extremely strict and the motivational style is negative. Frustration, low moral and conflict develop easily under this style. The subordinates work because they have to initiative in work and work half-heartedly. There is more dependence and less initiative in the organization. As such, future leaders do not develop in the organization. Managers are poor motivation. इसके डिसएडवांटेजेस या फिर इसकी जो हानियां होती है वह संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को इस शैली में सामान्य रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती हैं, क्योंकि यह स्थिति तब अधिक उग्र हो जाती है जब कठोर, बहुत निरंकुश जो शैली होती है वो नेगेटिव मोटिवेट करती है, मतलब कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न करती है। इस शैली में या इस जो स्टाइल होती है इसमें कर्मचारियों में अभिप्रेरणा का अभाव होता है, वे मोटिवेट तो नहीं होते, जिसके कारण वे अपने कार्य के प्रति बहुत ही निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं और निम्न मनोबल रखते हैं। संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और जो संगठन की प्रभावशीलता के लिए हानिकारक है। बिल्कुल वे हर्ट होते हैं, हार्डली वर्क करते हैं और यदि वे कार्य करते भी हैं तो मजबूरी में कार्य करते हैं। जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वे कार्य को बिल्कुल अरुचिपूर्वक करके और कार्य को सक्सेसफुल नहीं कर पाते, तो इसलिए इसे निरंकुश या तानाशाह कहा जाता है। फिर चूंकि इस शैली में अधीनस्थों की भूमिका गौण होती है, मतलब उनका कोई वैल्यू नहीं होती है, वे सिर्फ एक मशीन की तरह कार्य करते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में भावी नेताओं को भी हमें सिलेक्ट करना होता है या उनका डेवलपमेंट करना होता है वह इससे नहीं हो पाता है। और मैनेजर्स के द्वारा भी बहुत ही पुअर मोटिवेशन होता है, वे इसमें मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। तो संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रभावशीलता है और कर्मचारियों की संतुष्टि है उसको यदि ध्यान में रखा जाए तो ये जो शैली होती है या ये जो स्टाइल है निरंकुश जिसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक, तो ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं मानी जाती है। अब जो इसी के नेक्स्ट है वो है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक। यह तो आप जानते हैं हमारा भारत भी प्रजातांत्रिक देश है। जहां पे प्रजातंत्र की बात आती है वहां पर बिल्कुल स्वतंत्र वातावरण और स्वच्छंद वातावरण को इमेजिनेशन किया जाता है। द पार्टिसिपेटिव स्टाइल इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द
autocratic style. Under this style, power and authority are decentralized, and the followers are also allowed participation in decision making, or they are consult on important matters, especially when such matters affects their interest. The subordinates are also encouraged to exploit their potentialities and assume more challenging responsibilities. Participative leaders thus give importance to both work and people. People are fully aware of the path and the goal of the organization. Both the leader and the subordinates work untidily as a social unit. This style improves job satisfaction and morale of the employees. There is a free flow of communication between the superior and the subordinates. The leader delegates his authority in order to get the work done for the accomplishment of organizational goal. The style is more popular in the present day circumstances. आजकल की जो समय है उसमें यही जो शैली है, यही जो स्टाइल है वह काफी सक्सेसफुल मानी जाती है। पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप में जो प्रबंधकीय नेता होता है, जो मैनेजरियल लीडर होगा, वह ऐसी पद्धति को अपनाता है जो डेमोक्रेटिक होती है। इसमें नेता समस्त अपने अधिकार अपने पास नहीं रखता, बल्कि उसका डिसेंट्रलाइजेशन कर देता है, मतलब उनका विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। वह कुछ अधिकार ही, जैसे डिसीजन लेने के अधिकार या जो टॉप के अधिकार होते हैं टॉप लेवल के, वही अपने पास रखता है, बाकी के वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंप देता है। इस प्रकार की लीडरशिप में जो नीतियों का निर्धारण होता है वह मैनेजर अकेला स्वयं नहीं करता, बल्कि अपने जितने भी उनके साथ में ऑफिसर्स या जो अधिकारी हैं उनसे विचार विमर्श करके या वे पूरी आपस में कंसल्ट करके ही जो भी डिसीजन लेते हैं उसका फिर वे पालन करने के लिए लीडरशिप को आदेश देते हैं। तो अधीनस्थों के या सबऑर्डिनेट्स के सुझाव पर विचार भी किया जाए और उचित और उपयोगी होने पर उन्हें प्रैक्टिकली अपनी प्रोसेस में भी शामिल किया जाए, जिससे कि वे स्वयं भी मोटिवेट होते हैं। तो इस तरह से ये जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है ये काफी सक्सेसफुल मानी गई है। Advantages of democratic style. The democratic style is appreciated on the following grounds. The subordinates feel motivated as they are consulted and participate in the decision making process. The employees' productivity is high because they implement the decision wholeheartedly as they are a party of the decision. The leader cultivates the decision making abilities of his subordinates by seeking their full participation in decision making. Next, workers are aware of what is happening in the organization, and thus they take part in producing more and more. Subordinates share the responsibility with the superior and try to safeguard him also. It provides organizational stability by raising the moral and attitude of the employees high and favorable. इस प्रकार एडवांटेजेस में संगठन में बहुत से ऐसे कर्मचारी होंगे जो कि केंद्रीय अधिकार और कठोर अनुशासन के अंतर्गत कार्य करना पसंद नहीं करते, तो वे इस स्टाइल में अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। और डेमोक्रेटिक का जो डिफरेंट अर्थ होता है सही मायनों में उसे फ्री वातावरण में कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो इस शैली में जितने भी कर्मचारी हैं अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर यह भावना होती है कि वे जो भी निर्णय लेंगे उसमें वे अपना योगदान भी दे सकते हैं। तो इसलिए वे सेल्फ मोटिवेटेड होकर के और वर्क करते हैं। इस स्टाइल में कर्मचारियों की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि पार्टिसिपेशन का जो उनका जो डिसीजन होता है वे अपना ही डिसीजन उसे मान करके और उसे प्रैक्टिकली अपनी प्रोसेस में लाते हैं, और इसलिए वे एनर्जेटिक होते हैं, उत्साहित होते हैं। इस स्टाइल में कार्य करने के लिए जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लीडर हैं,
उन सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वे अपने सुरक्षा की भावना भी उनके अंदर होती है और उसी भावना के साथ वे कार्य करते हैं। वर्कर्स भी काफी अवेयर होकर के और बहुत ही हैपनिंग एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए अपने पार्ट के रूप में अपना अच्छा वर्किंग देते हैं। और जब वे बहुत ही प्रोडक्टिव वर्क करते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट भी किया जाता है इस स्टाइल के अंतर्गत। जो संगठन में स्थिरता या स्टेबिलिटी होती है वह इस शैली के द्वारा बहुत ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि होती है और उनके जो पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है उसका भी उसमें डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए इसका काफी इम्पोर्टेंस है कि वो अपने यहाँ पे एक लीडर के लिए यह जरूरी है कि वे अपने यहाँ पर प्रजातांत्रिक या फिर जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप की स्टाइल को अपनाएं। इसके भी कुछ एडवांटेजेस दिए हैं जो हम देखेंगे यहाँ। द स्टाइल सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन: power is not centralized in the leader. He can use it only in consultation with the subordinates. So the style is not good for the leader who likes minimum intervention of others. Decision making and implementation are delayed as compared to autocratic style, because under this technique more than one person is involved in the decision making process. Complex nature of the organization requires a thorough understanding of the problem, which cannot be expected from the lower level employees. Participative style may be an effective way of passing the buck of others. It is means of abdication of responsibility by the leader. Participation can be used covertly to manipulate employees. Thus, some employees may prefer the open tyranny of leader. इसके डिसएडवांटेजेस में ये कहना चाहते हैं कि संगठन में ऐसी बहुत सी जटिल समस्याएं उत्पन्न होती है जिनके की हम सॉल्यूशन के लिए बहुत ही उच्च जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो एनालिसिस करने वाले होते हैं, उनकी योग्यता की आवश्यकता होती है, जिनके की समाधान के लिए हम बहुत ही ध्यानपूर्वक जो इंटरेस्ट लेने वाले हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, वे ही इस चीज का ध्यान रख पाते हैं और बाकी के लोग यदि उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो अपनी प्रोसेस को बिगाड़ देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उच्च स्थानों पर कम से कम संपर्क रखना चाहते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो भागीदारी शैली से उत्साहित होने के स्थान पर हतोत्साहित होते हैं। मतलब जब उन्हें पता होता है कि हमें भी इन्वॉल्व होना है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उससे पीछे हटते हैं। तो कभी कभी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भ्रमित करने के लिए भी इस शैली का प्रयोग करते हैं और छुपे अस्त्र के रूप में भी उसे प्रयोग किया जाता है। कई नेता जब इस शैली को अपनाते हैं तो कई अपने इस शैली में पूरी तरह से इस तरह से उन्हें कार्य करने के लिए कहते हैं कि उन्हें कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं आता। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक लीडरशिप यदि अच्छी होगी, लीडरशिप के गुण वाले व्यक्ति ही इस कार्य को पूर्ण करवा सकते हैं, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में माहिर हो। क्योंकि कई लोग ऐसे सिचुएशन का भी गलत लाभ लेते हैं। कई वर्कर्स इतने अपने अधिकारियों पर ही हावी हो जाते हैं कि वे उनकी बात को न मान करके और अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें दबाव डालते हैं या फिर उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे हमारे ही डिसीजन को माने। तो कई जो लीडर होते हैं जो थोड़े वीक पड़ते हैं तो उन्हें फिर उनके दबाव में आकर के और ऐसे डिसीजन भी टाइमली ले लेने पड़ते हैं, जिससे कि उपक्रम को हानि होती है। तो इस तरह से जब हम इस जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो उसमें हमें यह देखने में आता है कि जितने भी लोग इस नेतृत्व की शैली को अपनाते हैं वे स्वयं सेल्फ कॉन्फिडेंट रह करके और अपने डिसीजन ही दूसरों को बताएं और अपने हिसाब से ही कार्य करें।
सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें, सुने सबकी, और जो डिसीजन लेना हो जहां पे उनका कार्य से संबंधित इम्पोर्टेंट डिसीजन का वर्क हो तो वहां पे वे स्वयं ही इसके लिए प्रिपेयर रहे और किसी भी तरह से ऐसा वातावरण न बनने दें कि वहां के वर्कर्स उनकी बात को न माने। तो एक यूनिटी के रूप में कार्य करना बहुत कंपलसरी है, लेकिन जो अपनी बात को करवाना या अपने हिसाब से अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही कार्य करवाना भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है डेमोक्रेटिक में। तो इस तरह से ये दोनों ही हमने देखी है, इन दोनों ही प्रणाली या इन दोनों ही स्टाइल को हमने जो देखा उसमें ये क्लियर होता है कि डेमोक्रेटिक प्रणाली या डेमोक्रेटिक स्टाइल ज्यादा सक्सेसफुल मानी गई है बिजनेस के क्षेत्र में। आपको यहाँ तक जो जितना समझ में आया है आप एक बार उसकी रीडिंग लगाइए और आप यदि उसको समझ पाए हों तो इनके पॉइंट्स को याद रख करके और इसके आगे का जो थर्ड पॉइंट है इसे भी आप पढ़कर रखेंगे और अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।